नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक ऐसे मुद्दे पर आप सभी के लिए रणनीति लेकर आई हूँ कि यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। और आज की रणनीति है कि जो पूर्व में सरकारी अथवा निजी सेवा में है और वह समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस रणनीति के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे करें और साथ में इस परीक्षा में वो सफल भी हो। तो सबसे पहले साथियों आप सभी को बताना है कि आप सभी यदि 5 डेज़ या 6 डे वर्क कर रहे हैं तो डोंट वरी, आप बस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दीजिए। 100% न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आप अपने परिश्रम को सतत आयाम देंगे तो आप बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। साथियों बस आप अपने हौसले को बिल्कुल बनाए रखिएगा। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ वो बहुत ही साइंटिफिक स्ट्रेटजी मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन इस परीक्षा में करेंगे। और कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक। और यहाँ बूंद नहीं बल्कि मैं बहुत कुछ आपकी तैयारी की रणनीति में जोड़ रही हूँ, तो इसको गौर से सुनिएगा। आप पहले देखिए कि मैं इस रणनीति में 2 तरीके से रणनीति बनाई हूँ, ठीक है। एक तो वर्किंग डेज़ और दूसरा अवकाश जो साप्ताहिक आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्किंग डेज़ यदि आपका 5 डेज़ है तो आपको 2 दिन अवकाश मिल रहा है। 6 डेज़ है तो आपको 1 दिन अवकाश मिल रहा है, लेकिन अतिरिक्त समय आपको लगभग 2 घंटा मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आपका बराबर हो गया, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जॉब टाइम देखिए, यदि 9 to 6 PM मैं एक एवरेज निकाली हूँ सबके लिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 5 डेज़ का है कि 6 डेज़ का है। बस आप इस रणनीति को फॉलो करिए, आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जब वर्किंग डेज़ के डे हम कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अर्थात मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आप सर्विस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप नौकरी पे जा रहे हैं तो उस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक। तो ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सतत दृष्टिकोण अपना बनाए रहेंगे। कहीं से कोई भी भटकाव नहीं होना चाहिए। जिस मार्ग को आपको दिखाया जा रहा है उस मार्ग का आपको चलना ही होगा, ठीक। तो मान लीजिए आप प्रतिदिन सुबह, एक एवरेज माना जाए तो आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। सुबह 5 बजे आप उठते हैं। अब आप ये कहेंगे मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, तो फिर ऐसे कैसे संभव होगा। साथियों यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि जो सुबह उठता है, अर्थात जो जल्दी उठता है वो पाता है और जो देर से जागता है वो खोता है। तो आप पाने के लिए अवश्य ही सुबह उठिए। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि आप 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे से आप 6:30 बजे तक, ठीक है, 5 AM to 6:30 AM तक आप क्या करिए, अपने जो भी एक्सरसाइज वगैरह अन्य गतिविधियाँ हो, मॉर्निंग रिचुअल्स जो भी आपके हो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। मॉर्निंग रिचुअल्स जितने भी हैं आप इस 1.5 घंटे में आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब आपका यहाँ कंप्लीट हो गया मॉर्निंग रिचुअल्स। अब आप आइए यहाँ पर 6:30 to 8 AM, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कितने घंटे मिले, लगभग 1.5 घंटा मिला, ठीक है। 1.5 घंटे में आप क्या करिए, अपने 4 सब्जेक्ट को कवर करिए जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पर्यावरण, कृषि, जनगणना और उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पे 4 इसलिए लिखी हूँ, ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे में चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप किसी भी क्रम को एक स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप पर्यावरण से स्टार्ट कर सकते हैं। जब पर्यावरण ख़त्म हो जाए तो फिर आप कृषि पढ़िए, जब कृषि ख़त्म हो जाए तो जनगणना पढ़िए, जब जनगणना ख़त्म हो जाए तो फिर आप उत्तर प्रदेश पढ़िए, ठीक है। ये क्रम आपका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जो आपको 1.5 घंटा है उसमें आप अवश्य ही इन चारों सब्जेक्ट को कवर। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि यदि आपको पर्यावरण पढ़ना है, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, ठीक। मैं ये स्ट्रेटजी
आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बता रही हूँ। यदि आप आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा देने को इच्छुक हैं, चाहते हैं कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप भी समीक्षा अधिकारी बनकर आए, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी आपको ये बता रही हूँ। तो पर्यावरण के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक। तो पर्यावरण के लिए अभी तक आप जो भी पुस्तक पढ़े होंगे वो आप पढ़िएगा, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगी कि आप परीक्षावाड़ी का अवश्य ही पर्यावरण का किताब मंगा लीजिए, ठीक है। पर्यावरण परीक्षावाड़ी का एक पर्यावरण का किताब आता है, उसको ज़रूर मंगा लीजिए। दूसरा एक इग्नू का भी आता है, ठीक है। इग्नू का आता है और एनसीईआरटी का आता है 11th और 12th का, ठीक है। उसको भी ज़रूर मंगा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी का 100% की तैयारी करवाना, ठीक। तो आप क्या करिए, परीक्षावाड़ी के साथ ही साथ इग्नू एनसीईआरटी का मात्र एक किताब होता है दोनों का। एक इग्नू का रहेगा जो लगभग 150 पेज का होगा, और एनसीईआरटी का भी लगभग इसी के समान रहेगा, और उसके जो अक्षर होते हैं, फ़ॉन्ट होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। चूँकि इसमें मैप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। चूँकि मैक्सिमम ये तीनों जो मैं पुस्तक बता रही हूँ, परीक्षावाड़ी, एनसीईआरटी और इग्नू के, वो तीनों लगभग एक ही टाइप के फैक्ट होते हैं, जिसके कारण आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जाता है, ठीक। तो पर्यावरण के लिए मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं स्वयं ये किताबें पढ़ी थी साथियों, ठीक। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सिविल सर्विस आसानी से निकालती थी। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आपको समीक्षा अधिकारी में बेहतर रैंक लाना है, तो अवश्य ही थोड़ा सा इधर परिश्रम आप कर लीजिए, आपका सारा कवर हो जाएगा, बशर्ते आप निरंतर पढ़िए जागरूकता के साथ। ये जो 1.5 घंटा आप पढ़ेंगे, उसमें फुली कॉन्शियस हो के आप पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि 1.5 घंटा में आप चाय भी बना रहे हैं और चाय 2-3 लोगों को देने पहुंच गए, तो ये सब काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो बस सीटिंग तो सीटिंग, बिल्कुल इस दौरान आपको उठना नहीं है। 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो टोटल आप अपनी स्टडी पे फोकस ये करेंगे ही करेंगे। दूसरा चीज़ सुनिए, यहाँ तो मैं आपको पुस्तक बता दी, ठीक। अभी प्रारंभिक दौर में आप बस पुस्तक पढ़िए और एक बार पूर्व के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिए इसी दौरान, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन के पैटर्न क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो भी बनाई हूँ, पैटर्न वगैरह क्या होता है, ठीक। तो वो आप अवश्य देख लीजिएगा। तो आप पूर्व के जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्द पर्यावरण से संबंधित मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को लाऊंगी, उसको भी आप ज़रूर करिएगा। पूरा भरोसा है कि यदि आप उस क्लास को करेंगी तो निराश नहीं होंगी, और लगभग 60 to 70% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस से। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी के बीच लाऊं, चूँकि समय का काफ़ी अभाव है, इस वजह से थोड़ी सा समय लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो धीरे धीरे पर्यावरण तक भी मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक। अभी मैं सामान्य हिंदी की तैयारी स्टार्ट करवाने में लगी हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ, ताकि आप सभी के बीच वो क्लासेस को नियमित रूप से मैं लाऊं, और इधर जो 2016 वाले हमारे साथी हैं वो उसमें चयनित हो जाएं, ठीक है। तो ये आप पर्यावरण के लिए अवश्य पढ़ेंगी, ठीक। अब हम आते हैं कृषि। कृषि के लिए आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। कृषि के लिए आप क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो कृषि के लिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, कृषि के लिए बस आप 3 चीज़ पढ़ लीजिए। कृषि के लिए बस आप 3 चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। पहला, परीक्षावाड़ी का जो आता है कृषि, वो पढ़िए, ठीक। पूरा एक एक लाइन पढ़िएगा, कहीं से कोई छोड़िएगा नहीं, ठीक। दूसरा, कृषि का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो यूपी पीसीएस में पहले एक सब्जेक्टिव पेपर भी होते थे, ठीक है, हर विषय के, ठीक। तो आप व्यवस्था करिए कहीं ना कहीं से कृषि से संबंधित यदि आपको पूर्व के क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपको उन सभी तमाम क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको पता चल जाएंगे, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। और तीसरा मैं बताऊंगी, पूर्व के जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए, ताकि आप दिग्भ्रमित न हो, ठीक है। तो आप अवश्य ही पूर्व के क्वेश्चन भी अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक। और वैसे भी 20% क्वेश्चन आपके पूर्व के क्वेश्चन से आते हैं, तो ये ज़रूरी है पढ़ना।
चौथा चीज़ मैं जो बताऊंगी और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं स्वयं एक मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस इसी परीक्षा के दृष्टिकोण से ला रही हूँ। आप अवश्य ही उसका भी नियमित रूप से अध्ययन करिएगा, ठीक है। मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस, ठीक, तो उसका भी आप अध्ययन करेंगे। यानी 4 मैं आपको बता दी, एक परीक्षावाड़ी, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते थे, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन जो जीएस के होते थे, और चौथा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो मैं बहुत अतिशीघ्र लूँगी। और हो सकता है कहीं आप लेट देखिए और तब तक ये हो जाए, तो आप प्लेलिस्ट में अवश्य देखते रहिएगा, ठीक। अब हम आते हैं जनगणना पर। जनगणना की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। तो जनगणना के लिए मैं बताती हूँ। जनगणना के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी को 3 ही सब्जेक्ट करूँगी। इसमें सबसे पहले आपको परीक्षावाड़ी करूँगी, ठीक है, और दूसरा मैं करूँगी पूर्व के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका भी अध्ययन करें। साथ में देखिए 2001 के जनगणना से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उसको आप अप टू डेट करके तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों को ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें यानी कि आपको जनगणना में बहुत प्रयास नहीं करना है, बस परीक्षावाड़ी का किताब जो पतला वाला आता है वो पढ़ लीजिए, दूसरा पूर्व के क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ये आपका ये कवर हो गया। अब आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आप क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप परीक्षावाड़ी, उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं आपको 3 चीज़ सजेस्ट करूँगी। पहला परीक्षावाड़ी सजेस्ट करूँगी, दूसरा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सजेस्ट करूँगी, और तीसरा मैं स्वयं जो लूँगी मल्टीविटामिन टैबलेट, उसको ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं आप सभी के बीच क्लासेस लाऊंगी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, वो आप सभी के सफलता के उद्देश्य से लाऊंगी, तो उसको आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। तो आप आराम से मॉर्निंग में ये छोटे छोटे सब्जेक्ट को आप कवर भी कर लेंगे, और कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मात्र आप ये 1.5 महीने में ये चारों सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे 1.5 घंटा पढ़ के, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, आराम से आप पढ़िए, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। खुद हमारे शासन में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी किए और आराम से वो क्वालिफाई भी हो गए हैं, ठीक है। और आज वो कर्मचारी हमारे वहाँ समीक्षा अधिकारी हैं। तो फिर आपको मैं बता रही हूँ कि जब वो यहाँ पर काम करके बन गए समीक्षा अधिकारी, तो आप क्यों नहीं बन सकते। बस आप भी अपनी हिम्मत को जगाइए और इस सतत अभ्यास को सतत बनाइए, ज़रूर आप सफल होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अर्ली मॉर्निंग में अर्थात 6:30 बजे से सुबह 8 बजे तक वर्किंग डेज़ में मैं आपके 4 सब्जेक्ट को कवर करा दी। अब वर्किंग डेज़ में ही इवनिंग टाइम में मैं अभी आपके 2 बड़े सब्जेक्ट को भी कवर कराने वाली हूँ। जी हाँ साथियों, वर्किंग डेज़ में मैं आप सभी की 2 जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप सभी का कवर करवाने वाली हूँ। पहला है हिस्ट्री और दूसरा है साइंस, ठीक है। तो इसके लिए आप सुनिए, हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए। हिस्ट्री के लिए आप पहले मैं हिस्ट्री के लिए बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए आप 2 चीज़ पढ़ें, और ये 3 पहला आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। हिस्ट्री का पहले मैं पोर्शन बता देती हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों में मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से ही इस विषय की शुरुआत करेंगे, ठीक। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65% क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। तो आपको मॉडर्न इंडिया 100% कंप्लीट करना ही करना होगा। और मॉडर्न इंडिया कैसे कंप्लीट करें अब ये जानते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्रा से, ठीक है। बिपिन चंद्रा को ज़रूर पढ़ लीजिए। दूसरा मैं बताऊंगी एनबीटी, तीसरा मैं बताऊंगी आपको एनसीईआरटी, ठीक। ये 3 आप पुस्तक पढ़िए, ये पर्याप्त है। और जो सबसे मोस्ट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग आप सभी के नोट्स के रूप में मैं मल्टीविटामिन टैबलेट
क्लासेस को जो ला रही हूँ उसको आप ज़रूर ही करिएगा, ठीक। इस मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस में मैं उन तमाम पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्य को समायोजित की हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हर्ष की बात है कि सबसे पहले मैं आप सभी को मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस का जो सामान्य अध्ययन का विषय लेने वाली हूँ उसमें मैं मॉडर्न इंडिया को ही पहले कवर करूँगी। अर्थात मैं उसी चीज़ पे सबसे पहले फोकस करूँगी जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अभी मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का मैप से रिलेटेड क्लास को ला रही हूँ, उसको आप नियमित रूप से करते रहिएगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता दी कि मॉडर्न इंडिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा और मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको पुस्तक बता दी कि ये पढ़ना है। प्लस आपको प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको वे मिल जाए कि क्वेश्चन के क्या पैटर्न है। और वैसे भी 20% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब हम आते हैं साइंस पर। साइंस पे आते हैं कि साइंस को कैसे हम पढ़ें, ठीक है। साइंस के लिए मैं आपको बताऊंगी लूसेंट का जो साइंस आता है, ठीक है, सामान्य विज्ञान, उसको बस पढ़िए। साइंस के लिए मैं बस एक पुस्तक आपको बताऊंगी, लूसेंट का सामान्य विज्ञान। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सफिशिएंट है। बस आप इसको पढ़ लें, ठीक है। इसको अवश्य पढ़िएगा, किसी भी तरह छोड़िएगा नहीं। दूसरा, जब मैं मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस लाऊंगी उसको भी आप अवश्य करिएगा, ठीक, क्योंकि मैं उसमें उन तमाम फैक्ट को शामिल करी रहूँगी कि आप अवश्य ही उसका लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ठीक। अब मैं तीसरा आपको बताने वाली हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी आप साथ में हल करते हुए चलिएगा ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न पता चले, कौन सा पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी पता चले। लेकिन यहीं पे मैं बता दूँ, साइंस में भी 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान से, उसके बाद आपके रसायन विज्ञान से, ठीक है। और फिर आता है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से। तो आप ध्यान से देकर अपना पहले जीव विज्ञान से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक। और मैं खुद जब भी स्टार्ट करूंगी साइंस से तो जीव विज्ञान से ही स्टार्ट करूंगी ताकि आप सभी लक्ष्य से भटके नहीं, ठीक। और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप सर्विस में हैं तो ऑफिस से आप आ जाते होंगे 5 और 6 बजे, आप ऑफिस से आप निकलते होंगे, ठीक। आराम से घर पहुंच जाते होंगे 7 बजे, आधे घंटे वगैरह में, जो भी मतलब हो सकता है कि आप 6 PM पे पहुंच जाए या 6:30 पहुंच जाए, लेकिन आप 7:30 पे बैठेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। 7:30 में बैठेंगे पढ़ने के लिए जब आप, ठीक है, तो 7:30 से लेके 11 PM तक आपको सीटिंग करना ही करना है स्टडी के लिए। इस बीच में मात्र आपको एक बार उठना है, ठीक, एक बार उठना है। और एक बार उठेंगे तो उस दौरान आप न्यूज़ ज़रूर सुन लेंगे, ठीक है। तो इस दौरान आप बिल्कुल भी अपना समय इधर उधर व्यर्थ न करिएगा। और ये टोटल आप एक सब्जेक्ट को कवर करिएगा। पहले आप हिस्ट्री को पूरा कवर कर लीजिए, जब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आप इसी समय आप फिर साइंस को कवर करिएगा। मतलब हिस्ट्री को पहले पढ़ लीजिए, जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो फिर आप साइंस को पढ़िए। अर्थात मैं आपके वर्किंग डेज में कितने सब्जेक्ट को कवर करवा दी, ये वर्किंग डेज का मैं आपको बता रही हूँ कि आप वर्किंग डेज में आप क्या क्या कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखिए। वर्किंग डेज में आपने कवर किया पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री और साइंस, ठीक। तो ये चीज़ आप अवश्य पढ़ ही लीजिएगा, कहीं से छोड़िएगा नहीं। अब बहुत कहा जाता है छोटे छोटे लक्ष्य को बनाएंगे तो आराम से आप सफल हो जाएंगे। काइजिन थ्योरी जो जापान का है उसको आप फॉलो करिए। इससे संबंधित एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया भी गया है, आप उसमें अवश्य देखिएगा। स्टूडेंट स्पेशल में काइजिन थ्योरी क्या है, काइजिन थ्योरी के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को कैसे छोटे भागों में बांटकर प्राप्त करते हैं। आप उससे परेशान भी नहीं होंगे और कब अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा। साथियों, कहा जाता है कि परिश्रम इतना शांति से करो कि जब आप सफल हो तो आपकी जीत के जश्न खूब दुगने से बढ़ जाए। तो आप अवश्य ही इसको आप वर्किंग डेज में कवर करिए। अब हम आते हैं हॉलीडेज़ में। जब भी आपका अवकाश हो, ये हॉलीडेज़ के लिए मैं बनाई हूँ साप्ताहिक अवकाश के समय, ठीक है। अर्थात यदि आपका 2 डेज़ का हॉलीडे है या
1 डेज़ का है तो डोंट वरी। ठीक, आपको इसी क्रम में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, आप अपने वीकेंड पर भूगोल सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक, भूगोल में आपको बताओ क्या पढ़ना है। आपको भूगोल में आपको ओल्ड जो एनसीईआरटी आता है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी कौन सा 6, 7, 8 ये पढ़ेंगे और 9th और 10th का। बस बहुत पतले पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि अब आपको क्या बताएं। और जब ये एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो पहले ही टिक लगाना शुरू कर दीजिएगा। आपको मैं बताते चलती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कई वर्ड होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप उसमें टिक लगा देंगे तो ये फ़ायदा रहेगा कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, ताकि जब रिवीजन करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दी कि एनसीईआरटी से आप कैसे कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा बताती हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का बता दी कि 6 to 10 का पढ़ेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैप। मैप में कौन कौन सा आप मैप मार्केट से लेके आना है आपको, यदि है तो बेहतर है, नहीं है तो ज़रूर ले लीजिएगा। कौन कौन सा, एक तो टीटीके का मैप का बुक आता है वो लीजिए, दूसरा ऑक्सफोर्ड का लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर लीजिए। तीसरा जो मैं बतानी वो आपको लेना है वाल मैप। ठीक है, वाल मैप में कितना मैप लेना है आपको, 4 मैप लेना है, 2 इंडिया का, 2 वर्ल्ड का। ठीक है, 2 इंडिया में कौन सा, पॉलिटिकल और फिजिकल। ऐसे ही आपका वर्ल्ड का भी होगा, पॉलिटिकल और फिजिकल, उसको लाइए। और जितने मैप हैं, जितने लोकेशन लिखे गए हैं, कहाँ पे क्या, जो भी वर्ड आप देखिए उसको लाइनिंग करना आरंभ करिए, ताकि हर एक मैप आपके दिमाग में बैठता जाए कि कहाँ पर क्या लोकेटेड है। ठीक है, और हर्ष के साथ आप सभी को बताना है कि मैं आप सभी के लिए मैप से संबंधित क्लासेस को ला रही हूँ, तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि मैप कैसे देखा जाता है। ठीक, क्योंकि 60% क्वेश्चन भूगोल के मैप से ही आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आप मैप देखना, जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मार्केट में आप लोग कई नाम मैं नहीं लूँगी, इनका नाम उनका नाम लोग लेते हैं, बिल्कुल सबका नाम छोड़ के आप बस मैप ही पढ़ लेंगे। और स्थिति ये हो जाती है साथियों कि एनसीईआरटी आप बस पढ़ लीजिए 6 to 10 का और मैप कर लीजिए तो आपका काम बन गया। मैं तो बस इन्हीं को पढ़ी हूँ, और ख़ास बात है कि एक भी क्वेश्चन मेरा कभी ज्योग्राफी का गलत नहीं हुआ है। ठीक, और अपना जो मैं नोट्स बनाई थी ज्योग्राफी का, बस उसको पढ़ती थी। तो आप लोग यही सजेस्ट करूँगी कि यदि आपको समीक्षा अधिकारी में पास होना है तो आप अवश्य ही मैप पे कमांड करेंगे, क्योंकि भूगोल से बहुत क्वेश्चन इधर पूछे जाने लगे हैं। ठीक, तो इसलिए आप अवश्य ही अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए। अब जब आपका ये भूगोल समाप्त हो जाए, ठीक है, भूगोल समाप्त हो जाए, ठीक, तो फिर आप राज्य व्यवस्था को आरंभ करेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था के लिए मैं आपको सजेस्ट क्या करने वाली हूँ, राज्य व्यवस्था के लिए मैं सजेस्ट आप सभी के बीच करने वाली हूँ, सबसे पहले जिसमें से 60% क्वेश्चन आने वाला है वो है बेयर एक्ट। दूसरा मैं करूँगी डीडी बसु और सुभाष कश्यप का भारतीय संसद। ठीक है, 3 पुस्तक पढ़िए, आपका काम बन गया। ठीक, और जैसे ही समय मुझे मिलेगा तो आप सभी के बीच में मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाऊंगी, जिसके माध्यम से आप इस विषय पर अच्छे से अपनी मजबूत पकड़ को बना ले। जहाँ से कोई समस्या हो आप बताइएगा, मैं अवश्य ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी। और पूर्व के जो क्वेश्चन है उसको भी आप ज़रूर हल करिएगा। ठीक, अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए मात्र 3 पुस्तक पढ़िए। ठीक, पहला प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अल्टीमेट है, और लगभग इससे आपका इकोनॉमिक्स से 60% क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक, दूसरा घटना चक्र का जो आर्थिकी आता है उसको पढ़िए। तीसरा मैं बताऊंगी आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, इन तीनों को पढ़िए, आपका काम बन गया। इसके सिवाय अर्थव्यवस्था के कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आप ये ना सोच लीजिएगा किताब बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। साथियों, यदि आपको सफल होना है तो थोड़ा सा किताब पे पकड़ बनाना होगा। शॉर्टकट सफलता का मार्ग नहीं होता है। ठीक, तो आप ज़रूर पढ़िएगा ही पढ़िएगा। ठीक,
अब मैं आपको बताने वाली हूँ सामान्य बौद्धिक और जागरूकता से संबंधित गणित आदि की तैयारी। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको आप हल कर डालिए, ठीक है। जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी के, वो टोटल आप सॉल्व कर डालिए। और कोई भी हाई स्कूल स्तर का जो गणित की किताब है उससे आप देख दाख लीजिए, आराम से आपका काम बन जाएगा। अब हम आते हैं समसामयिक पर। समसामयिक की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। तो समसामयिक के लिए आपको मैं बताऊं कि आप ज़रूर प्रतियोगिता दर्पण ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा प्रतियोगिता दर्पण का ही वार्षिकी आता है, वो किताब भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तीसरा घटना चक्र का जो दृष्टि आता है वो पढ़ेंगे। बस ये 3 आप पढ़िए। बहुत शीघ्र मैं आप सभी के बीच समसामयिक दिग्दर्शिका लाऊंगी। प्रयास करूंगी कि उससे कम से कम आप लोगों का 60+ क्वेश्चन फंसे, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर ही करिएगा। और प्रतिदिन कौन सा समाचार पत्र पढ़े, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़िए। और आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लगभग छोटे लाती हूँ, उसको ज़रूर सुनने का प्रयास करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, वीकेंड पे आप क्या करेंगे कि हिंदी हर वीकेंड पे 4 घंटा ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 4 घंटा हिंदी आपको अवश्य ही पढ़ना है। अर्थात हर सब्जेक्ट को आप 4-4 घंटे में कन्वर्ट करके, ताकि आप उबाऊ आपका न रहे और स्काइजिंग थ्योरी का प्रयोग करके आप पास हो जाएं, ठीक है। और प्रत्येक माह में एक बार 1 साल के जो करंट अफेयर्स होता है 6-6 मार्क करके उसको रिवीजन कर डालेंगे, ठीक है। ये समसामयिक का मैं बता रही हूँ, ठीक। अब हम आते हैं अन्य पेपर पे, निबंध और पत्र के बारे में। तो आप सभी को मैं बताऊं, निबंध में प्रत्येक वीकेंड पर एक ला रही हूँ। आप अवश्य उसका नियमित अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें, लिखने का अभ्यास करें। अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। निबंध के लिए आप क्या पढ़ें, इसके लिए मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप निबंध के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कुरुक्षेत्र और योजना, ठीक। तो इन 2 का आप अवश्य ही अध्ययन करें। और न्यूज़पेपर के जो संपादकीय होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसका अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त जितने पूर्व के जो निबंध आए हुए हैं उनको ही आप लिखेंगे, ठीक, ताकि आपको एक मार्क मिल सके। तो इस प्रकार आपकी तैयारी में एक मजबूती आधार मिलेगा। और जहाँ तक पत्राचार का बात है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसके लिए मैं आप सभी के बीच क्लासेस शानदार लाऊंगी। सारे प्रारूप दिखा दूंगी, उसकी विशेषताएं बता दूंगी। जो भी समीक्षा अधिकारी संबंधित पेपर में पूछे जाते हैं उसमें आप सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उस पर तैयारी अपने को बनाएं। तो अब देखिए आप कैसे तैयारी किए। पहला, प्रतिदिन अर्थात वर्किंग डेज के दिन आप सुबह 1.5 घंटा का टाइम निकालें, शाम को लगभग आप कितना निकालें, 3.5 घंटा आप निकालिए, ठीक है। सुबह 1.5 घंटा, शाम को 3.5 घंटा। और इस तरह आप इतने सब्जेक्ट को कवर कर लिए, पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री और साइंस को। और यहाँ पे वीकेंड में आप क्या क्या कवर किए, भूगोल को किए, राज्य व्यवस्था को किए, अर्थव्यवस्था को किए, सामान्य बौद्धिक जागरूकता को किए, समसामयिक को किए और हिंदी को किए। आप इस तकनीक पे चलेंगे तो अवश्य ही आप सफल होंगे साथियों। और बस अपने इच्छा शक्ति को बनाए रहिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ चाह है वहीं राह है। जब तक आप अपने हौसले को मजबूत आधार प्रदान नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपने मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे साथियों। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप सरकारी सेवा में या निजी सेवा में हैं और समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं और इस रणनीति को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, बशर्ते आप पूर्ण विश्वास के साथ सतत अभ्यास करिए। और ख़ास बात है कि जब भी अवकाश आपको मिले, जैसे होली दीपावली में बीच में अच्छा खासा छुट्टी मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इस दौरान टोटल अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। और एक चीज़ टारगेट बना लीजिए कि जब भी अवकाश हो, जैसे मान लीजिए होली है, दीपावली है, ठीक, जो मेन इसी में अवकाश मिलता है हम लोगों को। होली, दीपावली और भी कई त्यौहार हैं, रक्षाबंधन वगैरह, और कई ऐसे हैं, उसमें आप क्या करिए, हिंदी को टारगेट बना के पढ़िए, ठीक। उस दिन आप क्या करिए, हिंदी को पूरा रट डालिए। और हिंदी इस परीक्षा में आपको बेहतर रैंक दिलाने में काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। अब मात्र आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6 टॉपिक ही तैयार करना होता है, ठीक। और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, कुछ तकनीक है, बस आप इस 6 टॉपिक को तैयार करिए और जो
मुख्य परीक्षा के जो बचे हुए हिंदी रहेंगे उसका भी मैं आपको तैयारी करवा दूँगी। बशर्ते आप अपने परिश्रम को सतत किए रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी न सिर्फ बनेंगे बल्कि बेहतर रैंक भी पाएँगे। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी से आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।